नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत करें बंगाल के दंगल से, जहां विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने गठबंधन की गुंजाइश या सीटों के बंटवारे के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह जरूर कहा है कि बीजेपी को रोकना ही दोनों पार्टियों का लक्ष्य है। तेजस्वी यादव से पूछा गया कि बिहार में तो आपका गठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से है, तो फिर आप यहां पर उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकना ही हमारा लक्ष्य है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, इस मुलाकात के बारे में ये कहा गया था, माना गया था कि शायद आरजेडी का गठबंधन हो रहा हो, खासतौर से बिहार की सीमा से लगे जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं वहां पर आरजेडी कुछ मदद कर सकती है टीएमसी की, लेकिन गठबंधन के बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में कुछ बात नहीं हुई। देखिए, सीटों के बारे में, बंटवारे के बारे में, गठबंधन के बारे में कुछ बात नहीं है, लेकिन एक बात जो साफ तेजस्वी यादव ने कह दिया है वो है कि तेजस्वी यादव के आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिल्कुल एक साथ ममता के साथ है यहाँ पे। और उनका ये कहना है कि बीजेपी को रोकने के लिए एक ही उपाय है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। और इसलिए वो जो बिहार के रहवासी है, जो पश्चिम बंगाल में वोट करते हैं, और बिहार के बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं काम के सिलसिले में, उनको बिल्कुल ममता बनर्जी को वोट देनी चाहिए, ऐसी अपील उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि जो हमारा गठबंधन है बिहार में, जो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ है, वो बिहार के लिए है, यहाँ पे ममता बनर्जी के साथ खड़े रहना जरूरी है, ये उन्होंने कहा। साथ साथ ममता बनर्जी ने भी बात की। ममता बनर्जी ने भी कहा कि लालू जी हमारे लिए एक सीनियर नेता है, हमने बहुत पहले हमारे उनके साथ एक संबंध रहा है, और इसको लेकर और उन्होंने आरजेडी के तेजस्वी यादव को कंग्रेचुलेट भी किया। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे जो भी हुए पश्चिम बंगाल में, आरजेडी के तरफ से अगर कुछ मदद मिल सके तृणमूल को, वो मिलेगा। ये पहली मीटिंग नहीं है आरजेडी और तृणमूल के बीच में। इससे पहले आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने अभिषेक बैनर्जी के साथ मिले हैं। आज जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग है उस पे एक मोहर लग गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी का मुलाकात भी हो चुकी है। जी सौरभ, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम सुन लेते हैं ममता बनर्जी ने, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है इस मुलाकात के बाद। सबसे बड़ा बात यही है हिम्मत का साथ कि हम लड़ रहे तो तेजस्वी भाई लड़ रहे, अगर तेजस्वी लड़ रहे तो हम लड़ रहे। ये मैसेज बीजेपी को जाना चाहिए कि आप मीडिया को जितना भी फोबिया बनाओ, आप मीडिया के लिए जितना भी आप इंस्ट्रक्शन दो, आप जान लो कि बिहार में भी आप जो किया है फोर्सफुली, बिहार में भी आपको सरकार नहीं टिकेगा, और बंगाल में भी आने वाला दिन में आपका जो मीडिया फोबिया जो बना रहा है कि आप ये सीट मिलेगा, वो सीट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अलायंस जो हमारा लेफ्ट और कांग्रेस से है वो बिहार में है, और अगर आप केरल में देखें तो वहाँ भी यूडीएफ एलडीएफ आपस लड़ रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से है। तो हमारी तो प्रायोरिटी है, ये सिर्फ गठबंधन की बात नहीं है, हमको भी देश का संविधान, लोकतंत्र, बंगाल की सभ्यता, भाषा, ये मूल्यों की बात है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम टीएमसी ममता जी के हाथों को मजबूत करें और बीजेपी को बंगाल से रोकें। से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया है। पीएम मोदी ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया। दिल्ली के एम्स में पीएम मोदी ने स्वदेशी कोवैक्सीन का टीका लगवाया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में टीका लगाया। कुछ अन्य लोगों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शरद पवार, उन्होंने मुंबई में, कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल के, राजस्थान के गवर्नर हैं, उन्होंने कलराज मिश्र ने जयपुर में, नवीन पटनायक, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और एम वेंकैया नायडू। टीका लगवाने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कोविड-19 टीके की पहली डोज एम्स में लगवाई। हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कम से कम समय में कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए असाधारण काम किया है। मैं उन सब लोगों से टीका लगवाने की अपील करता हूं जो इसके योग्य हैं।
हम सब मिलकर भारत को कोरोना मुक्त करें। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। आइए सुन लेते हैं। देखिए, मैंने शुरू से ही ये बात कही थी कि हमारी दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं। आज हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। तो मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को। अब किसी भी किस्म की इससे संबंधित अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर, दुष्प्रचार पर, और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू था, ये हमेशा के लिए इट शुड बी बरीड वंस फॉर ऑल। आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी उन मदद ले रहे हैं। 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन, इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर एक हाथ में ऋषि अरविंद जी की तस्वीर हो जाते और एक हाथ में गीतांजलि हो जाते, तो 5 राज्यों में जो चुनाव है, ये 5 राज्य उसमें शामिल हो जाते। मैं 70 प्लस हूँ। अब मेरा तो ये उद्देश्य है, भाई मेरे बजाय आप मेरे से यंगस्टर्स को दो जो लॉन्गविटी ऑफ लाइफ रहती है उसकी। अब हमारी जो लाइफ है तो 10-15 साल की रहती है, तो आप लोगों को बचाने के लिए दे दो, मेरे को दे, मैं भी लेता हूँ। वैक्सीनेशन से अगर कहीं किसी की डेथ हो रही है या कहीं कोई समस्या सामने आ रही है, तो उस पर निश्चित रूप से लोगों का कंसर्न होना या लोगों की चिंता होना वो जायज है। प्रधानमंत्री जी ने खुद से वैक्सीन लगवाई, बहुत अच्छी बात है। और वैक्सीनेशन में जितना तेजी के साथ ही आगे बढ़ेगा, जितनी तेजी के साथ इसको आगे पहुंचाया जाएगा, और लोगों के दिमाग में जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करने में अगर सरकार काम करती है तो अच्छी बात है। इस वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे, उन वैक्सीन चढ़ाने वालों के लिए भी ये संदेश भी है और सबक भी है। जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो ठीक नहीं है, उनको भी एक बहुत बड़ा उनके लिए भी सबक है। आज जो अब नए दौर का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और पहला दिन मुझे टीकाकरण का अवसर मिला है, मुझे बहुत खुशी है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे अन्य मंत्रीगण हैं, ऐसे लोग भी एक साथ आज के दिन टीकाकरण की शुरुआत कर लें, तो आज बहुत अच्छा लगा है कि आज टीकाकरण की शुरुआत हो गई। और अब जो टीकाकरण का शुरुआत हो गई, तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बिहार के जिन लोगों का टीकाकरण होना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है, उसके हिसाब से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के तमाम लोगों को कराना है, और 60 साल से नीचे 45 वर्ष तक के उम्र का अभी के फेज में जो कई प्रकार की बीमारियों के बारे में भी आइडेंटिफाई किया गया है, उससे जो पीड़ित हैं, वैसे लोगों को कराया जाएगा। बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से कहा है कि वे अगले 1 सप्ताह में कोरोना का टीका लगवा लें। ये 60 साल से ऊपर के और 45 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे मंत्री, सांसद, विधायक जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, टीका लगवाएंगे। इनसे कहा गया है कि वो पैसा देकर टीका लगवाएं। सभी से कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां टीका लगवाएं। ऐसा करने से आम लोगों में टीके के प्रति भरोसा जगेगा। और पैसे देकर टीका लगवाने को कहा गया है ताकि सरकारी अस्पतालों में केवल उन्हें ही मुफ्त का टीका मिले जो इसकी कीमत नहीं चुका सकते।
सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कोविड वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। ये अभियान कल से शुरू कर दिया जाएगा। इसमें जजों के परिवार वालों को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में वैक्सीन का इंतजाम किया है। जो CGHS डिस्पेंसरी है वहां पर इन सबको वैक्सीन दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों तथा उनके परिवार वालों के लिए भी वैक्सीन का इंतजाम किया गया है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। दो चीजों में प्रेफरेंस दी गई है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में वैक्सीनेशन हो सकता है, यानी टीकाकरण हो सकता है। जजों को, उनके परिवारों को ये छूट दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ये टीका लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी छूट है क्योंकि बाकी जगह अस्पताल ही जाना पड़ेगा। तो दूसरी ये छूट दी गई है कि वो प्रेफर कर सकते हैं कि वो कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। तो दो ये चीजें दी गई हैं। हालांकि ये भी कहा गया है सर्कुलर पे कि सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके परिवार ये खुद तय कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट परिसर में ये वैक्सीन लगवाना चाहेंगे या जो लिस्टेड अस्पताल है सरकार के उनमें जाना चाहेंगे। और जो भी सरकार ने फीस तय की है, जो चार्ज तय किया, वो चार्ज देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, तो एक अलग से व्यवस्था उनके लिए की गई है कि वो अपने परिसर में भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे कि हमने आज देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे एम्स के अंदर, जो एक लिस्टेड अस्पताल है जहां पर ये वैक्सीन लग रही है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग व्यवस्था सरकार ने दी है कि वो वहां पर वैक्सीन इस परिसर में भी लगा सकते हैं और चाहे तो वो किसी लिस्टेड अस्पताल में जा सकते हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने ही इस तरह की प्रेफरेंस दी होगी, चॉइस दी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो खुद ये तय करें कि वो कहां पर ये वैक्सीन लगवाएंगे और कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे। देश भर से दूसरे दौर के टीकाकरण की तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली, जयपुर, गुवाहाटी, नागपुर, भोपाल और लखनऊ की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज से 60 से अधिक उम्र के लोगों तथा 45 पार के गंभीर बीमार लोगों को टीका लगाया जा रहा है। सरकार ने निजी अस्पतालों में टीके की कीमत 250 रुपये प्रति डोज तय कर दी है। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी बुजुर्गों तथा बीमारों को टीका देने की शुरुआत हो चुकी है। अधिकांश अस्पतालों ने 300 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा है। लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट में बुजुर्ग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी लाई जाएगी। दूसरे दौर का टीकाकरण शुरू हो गया है। इसमें खास बात यह कि लोग खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। सरकारी केंद्रों पर लगाएंगे तो फ्री में लगेगा, जबकि प्राइवेट में लगवाएंगे तो 250 रुपये देने होंगे। और दिल्ली में 136 प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा दिल्ली के सिविल लाइंस के तीरथ राम शाह अस्पताल पहुंचे। ये एक प्राइवेट अस्पताल है। वहां उन्होंने देखा कि पहले ही दिन शुरुआती घंटों में लोगों में वैक्सीन लगवाने की बेताबी है। क्या सोच के आज आप पहले ही घंटों में टीका लगवाने आए हैं? नहीं, अपना विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये काम करा जाए, थोड़ा सुरक्षा प्राप्त की जाए। हाँ? नेचुरली हम सब परेशान थे, 1 साल से इतना इंतजार कर रहे थे वैक्सीन आ जाए। तो जैसे ही मालूम पड़ा कि हम लोग के एज ग्रुप के लिए खुल रहा है प्राइवेट में, तो नथिंग बेटर देन दिस इज व्हाई वी केम। 9 बजे खुला था, 9:30 बजे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। इस 2 वैक्सीनेशन आज पहला हुआ, 28 दिन बाद दूसरा हो जाएगा। आई फील क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड इनसाइड वेरी हैप्पी ऑल्सो। किसी तरह की कोई समस्या तो अभी नहीं हो रही है अभी तो, हालांकि बहुत देर नहीं हुई है टीका लगे आपको। हाँ, अभी कुछ भी समस्या नहीं हो रही है। वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद दिस वैक्सीनेशन। हाफ एन आवर होने वाले हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द स्टाफ एंड विद द प्रोसेस ऑल्सो। एंड देयर इज नो, मतलब हमको कोई पेन भी नहीं हुई है लगाने में। वी आर वेरी ओके। अपने आप को बचाओगे तो आप दूसरे को बचाओगे, तो आप दूसरे को बचा पाओगे। तो इस वजह से सोच रखा था कि जिस दिन पब्लिक के लिए खुलेगा उस दिन जाके और लगवाना है। तुरंत ही जैसे ही खुला आते आपने लगवा लिया। कुछ किस तरह का कुछ रिएक्शन या कुछ इस तरह का भी महसूस? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से, वेरी ऑर्गेनाइज्ड और सब कुछ। वी वर वेरी हैप्पी कि आके हमने सुबह ऑनलाइन रजिस्टर कराया, यहाँ आए, अपना कार्ड दिया एंड उन्होंने पोर्टल में हमें चेक करके एंड सिस्टमैटिकली भेजा, जैसे जो भी सिस्टम था। दिल्ली के LNJP अस्पताल की बात कर लेते हैं। वहां पर भी काफी बुजुर्ग टीका लगवाने पहुंचे। हमारी सहयोगी सुकृति द्विवेदी की रिपोर्ट। भोपाल देवसा, इसे BD सा के नाम से मुझे दिल्ली में जानते हैं। मैं मीडिया से फोटोग्राफर हूँ। मीडिया। जी सर, आपसे जानना चाहते थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आए थे, क्या आपने सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी थी? मैंने सुना था सीनियर सिटीजन का आज से हो रहा है,
तो मेरा तो 60+ हो गया है, 4 मंथ और 6 डे। तो मैं उस हिसाब से कोशिश कर रहा था मोबाइल में एंट्री करने का, तो उसमें OTP भेज ही नहीं रहा है। इंतजार 10 मिनट का टाइम होता है, वो भेज नहीं रहा है। तो 11:30 बजे के बाद मैं हॉस्पिटल में ही आ गया पता करने के लिए, यहाँ हो रहा है कि क्या हो रहा है देखने के लिए। तो यहाँ तो अभी तक इंतजार ही करवा रहे हैं। यहाँ पे आपकी बर्थ डेट को लेकर के कह रहे हैं कुछ सिस्टम में इश्यूज आ रहे हैं। अपना आधार कार्ड अगर आप दिखा सके और बता सके क्या इशू आ रहा था एग्जैक्टली। ये कह रहे हैं कि 59 जिसका बर्थडे है उसका हो रहा है, 60 का नहीं हो रहा है। जिसका 60 है ये देख सकते हैं आप। सर आपको ऑफिशियल सब क्या बोला है, कितनी देर और इंतजार करने के लिए क्या? होता है कि 10 मिनट इंतजार करके देखो, अगर हो सकता है तो कर देंगे, नहीं होगा तो फिर पता नहीं इस साल होगा कि नहीं। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। वहां पर भी टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो गया है। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा है, लेकिन बेंगलुरु में कई बुजुर्ग टीका लगाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। 70 साल के एक बुजुर्ग को 4 घंटे बैठाने के बाद वापस भेज दिया गया क्योंकि OTP नहीं आया था। काफ़ी देर से मैंने देखा कि यहाँ वो बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। अब काफ़ी नाराज़ हैं, अब काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। क्या हुआ? नाराज़ भी है, दुख भी है। उधर से आया है, 4 घंटा हम इधर बैठा था, अब बोल रहा है OTP नहीं आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकता है। OTP नहीं आ रहा है, वो पोर्टल नहीं वर्किंग नहीं कर रहा है। एक बार आता है और 2 एंट्री करने के बाद बंद हो जाता है। हम बता रहा है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लो, देखो आधार कार्ड देख लो, एंट्री करने के बाद कर सकता है। उन लोगों बोलता है हमको वैसा आदेश नहीं है। यहाँ केसी जनरल हॉस्पिटल मल्लेश्वरम में और भी बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे हैं। ये सर बताइए कि जब यहाँ पर आए तो आपके साथ दूसरे लोग भी यहाँ पर थे, तो आपको क्या पहले से इसकी जानकारी नहीं थी कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे तो आपको शाम में आना चाहिए? हमको बताया वेट करो। हम 10 बजे को इधर आया, 12 बजे का बाद में हम आपको बताएगा। हम कुछ भी कर नहीं सकता है, तो हम वापस जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप? मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मुझे 75 ईयर्स है। अब घर को जाना पड़ेगा, बाद में देखना कैसा करने का। तो यहाँ केसी जनरल हॉस्पिटल मल्लेश्वरम में देखिए, यहाँ पर जो आपको भीड़ लग रही है, दिख रही है, जो यहाँ पर चिल्ला चीख मची हुई है, वो इसी बात को लेकर बची हुई है कि जो लोग यहाँ तक पहुँचे उन्हें सही ढंग से जानकारी नहीं दी गई कि अगर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कहाँ पे होगा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, यानी कि कितने बजे उन लोगों को अस्पतालों में आना चाहिए। इसलिए कि जो ज़्यादातर लोग हैं उनका ये कहना है कि वो सुबह में यहाँ पर आए इस उम्मीद के साथ कि उनको वैक्सीन लग जाएगा कोरोना का। काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे, किसी ने उनको सही ढंग से नहीं बताया कि अगर डायरेक्ट वो आना चाहते हैं तो कितने बजे आना चाहिए, क्योंकि जो पोर्टल है वो खुल नहीं पा रहा है और जिसकी वजह से इन लोगों का ये कहना है कि ये खुद को रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं। और जो निजी अस्पताल हैं, कई सारे लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि निजी अस्पतालों का कहना है कि उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तस्वीर साफ नहीं है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। आज से उत्तर प्रदेश के प्राइमरी क्लास के स्कूल खुल गए हैं। कोरोना महामारी फैलने के बाद करीब 11 महीने पहले इन स्कूलों को बंद कर दिया गया था। आज से पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खुले हैं। 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को कोरोना से जुड़े सभी एहतियातों के साथ खोलने का फैसला किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चों से बात की। उन्होंने कोरोना से बचाव के इंतजामों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आज से पढ़ाई फिर से शुरू हो रही है। ये स्कूल्स पिछले 1 साल बंद रहे हैं कोविड पैंडेमिक को लेके। क्लासेस 1 से 5 आज से फिर शुरू हो रहे हैं और ये सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स दोनों शुरू हो रहे हैं। हम इस वक्त सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में है लखनऊ के, जो यहाँ का एक बहुत फेमस और पुराना स्कूल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे वापस अपनी पढ़ाई करने आए हैं। अभी हमने इनको थोड़ा इंटरप्ट कर दिया क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में बच्चे आए हैं। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल हैं यहाँ की स्कूल की। मैम, आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर यास्मीन खान। यास्मीन जी, ये जानना चाहेंगे कि आपने स्कूल्स को खोलने के लिए 1 साल से आपके स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं, क्या प्रिकॉशंस या क्या प्रोटोकॉल्स आपने डाले हैं स्कूल्स में कि बच्चे वापस आ पाएँ? सारे गवर्नमेंट के थ्रू जो लेड आउट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द गेट।
चिल्ड्रन वर टेस्टेड फॉर द टेम्परेचर, उनको सैनिटाइज करे गए उनके हैंड्स, उनको एंट्री मिली, स्पेसिंग रही, स्टैगर्ड एंट्री करी हम लोगों ने, 7:30 से 8:30 का टाइम दिया बच्चों को अंदर आने के लिए। डिफरेंट गेट से एंट्री दी हमने। नॉर्मली हमारे बच्चे एक गेट से आते हैं, बट आज हम लोगों ने, क्योंकि फर्स्ट डे था और अब ये थ्रू आउट जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक हम लोग सारे गेट से एंट्री देंगे इन लोगों को, जिसमें एक गेट पे ज़्यादा रश ना हो। मैम, कितने पेरेंट्स ने अपना कॉन्फिडेंस दिया है प्राइमरी क्लासेस के लिए कि वो वापस आ पाएँ बच्चे स्कूल्स में? ये जितने बच्चे आए हैं वो सब कंसेंट से ही आए हैं। रफली 75% बच्चे नज़र आ रहे हैं हमें। अभी एग्जैक्ट काउंट तो हम नहीं बता पाएंगे बिकॉज अभी स्कूल हैज़ जस्ट बिगन राइट नाउ, बट स्लोली ग्रेजुअली हमें पूरा उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर पेरेंट्स जब देखेंगे किस तरह से बच्चों की केयर करी जा रही है, आई एम श्योर वो भी, बाकी के बच्चे भी वापस हमारे पास स्कूल में आ जाए। थैंक यू सो मच। मैं 1-2 बच्चों से ही बात करना चाहूँगा और उनकी भी राय जानना चाहूँगा। सबसे पहले जो सबसे पीछे बैठा है उनके पास चले जाता हूँ। क्या नाम है आपका? अनुष्का प्रकाश। अनुष्का, कहाँ से आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं? मैं गोमती नगर एक्सटेंशन में रहती हूँ। अनुष्का, क्या आपके पेरेंट्स थोड़े से वरीड या एप्रीहेंसिव थे आपको स्कूल भेजने के लिए, या वो खुश थे कि भाई आज से स्कूल खुले? मदर खुश थी, पापा काफ़ी मतलब सोच रहे थे कि मास्क चढ़ा के रखना, केयरफुल रहना, कुछ करना मत, और हर चीज़ को केयरफुली करना, सैनिटाइज ज़रूर करना हाथ। और तुम्हारा खुद का ओपिनियन क्या है बेटा, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा सही हैं या अब ऐसा माहौल बन चुका है कि आप क्लास वापस आ पाएँ? बन गया, वैक्सीन आ गई है तो अब तो आ ही सकते स्कूल में ऑब्वियसली, और अगर केयरफुल रहेंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता कोरोना होगा। थैंक यू। ये सैनिटाइजर भी आप साथ लाएं अपने? हाँ। बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां पर अकाली दल के नेताओं ने आज पंजाब की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने अकाली कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद गजाली, हमें तस्वीरें देख रहे हैं, आज ये इस तरह की तस्वीरें कई राज्यों की राजधानियों से आ रही, क्योंकि अलग अलग जगहों पर विधानसभाओं के जो सत्र हैं वो शुरू हो रहे हैं, तो विपक्ष जो है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रदर्शनों का सहारा लेता है, लेकिन अकाली दल के क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के वो सड़कों पर उतरे हैं? देखिए, इन तस्वीरों के साथ मैं आपको बताऊं कि आज कई तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं। खुद अकाली दल के जो नेता हैं उन्होंने आज विधानसभा में भी हल्ला हंगामा किया है गवर्नर्स के एड्रेस के दौरान। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार, कृषि कानून, इन सब के खिलाफ वो साइकिल से होके आए, महंगाई के खिलाफ। इसके अलावा कांग्रेस ने भी आज खुद गवर्नर के घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पहले रोक दिया गया। उनके मसले भी वही महंगाई, तेल और गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड थे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अकाली दल ने एक रैली भी आज होल्ड की थी, यहां पर की थी सेक्टर 25 में, और उनका मेन कहना था कि अगले साल चुनाव है, चुनाव से पहले इस सरकार की ये आखिरी बजट है। इस आखिरी बजट से पहले सुखबीर बादल जो अकाली दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने भाषणों में और लोगों के साथ ये बात की है कि कैसे राज्य सरकार ने पिछले 4 साल में कुछ नया नहीं किया, लोगों के लिए नहीं किया, और जो वायदे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे उनको पूरा नहीं किया। उन्होंने सुसाइड्स के जो डेटा है उसको प्रेजेंट किया कि कैसे पिछले 4 साल में कितने लोगों की मौत हुई है या खुदकुशियां की हैं लोगों ने, कर्जे कैसे लोगों के माफ नहीं हुए, किसानों की खास करके बात की है। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट की है कि सब्जियों की एमएसपी देगी अकाली दल अगर सरकार बनाती है। अगर आप देखें कि पूरा जो माहौल बना हुआ है, एमएसपी, कृषि कानून, किसानों की बात हो रही है, इस बीच में ये एक अहम घोषणा कह सकते हैं, क्योंकि खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कई बार इस बात की चर्चा की है कि राज्य सरकार को सब्जियों या दूसरे ऐसे उत्पादकों की एमएसपी देनी चाहिए जो राज्य में पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं अकाली दल जो है इलेक्शन से पहले, 1 साल से पहले, एक आप कह सकते हैं कि स्टेज सेट कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है। और खुद सुखबीर बादल ने यह भी घोषणा की है कि 12 मार्च से एक लोक लहर शुरू करेंगे, एक मूवमेंट शुरू करेंगे, या आप कह लें कि एक पॉलिटिकल जो प्रिपेयर्डनेस होती है उसकी शुरुआत होगी, जब वो अलग अलग जगहों पर जाकर इस सरकार की नाकामी, जैसा वो बताते हैं, उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन मोहम्मद गजाली, लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये अकाली दल का प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ किसान भी जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाब में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं उसको लेकर के भी एक तरह की घेराबंदी वहां पर की जा रही। तो 2 मोर्चों पर वहां की कांग्रेस सरकार जूझ रही है।
जी देखिए, सभी पार्टियों की कोशिश शुरुआत से यही रही है कि अब इलेक्शन से पहले किसान किसको अपना नेता मानते हैं, किसान किसको अपना हितैषी मानते हैं, उनके साथ अपनी क्लोजनेस दिखाने के लिए, किसानों के साथ सिंपैथेटिक होने के लिए हर पार्टी और हर पार्टी का हर लीडर ये कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज बजट का पहला दिन था और पिछले 4 साल से अक्सर ऐसा होता रहा है कि जब भी असेंबली सेशन का डे 1 होता है तो विपक्ष वो हल्ला हंगामा कह लें या विरोध प्रदर्शन कह लें, सरकार की आवाज में हल्ला हंगामा था और इन पार्टियों के अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन था जो सरकार ने नाकामी रही है सरकार की, उसको हाईलाइट करना है। इस बीच किसानों की बात जो है वो इसीलिए मैंने कहा कि अकाली दल ने जो ये अनाउंसमेंट की है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो बिजली का बिल हाफ कर देंगे, जैसा आम आदमी पार्टी दिल्ली में अक्सर कहती है, उसको कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश है। दूसरी तरफ ये है कि SC-BC स्टूडेंट्स को की फीस हम माफ कर देंगे। SC-BC स्टूडेंट की स्कॉलरशिप को लेकर एक स्कैम हुआ है पंजाब में, जिसको लेकर अक्सर विपक्ष जो है कांग्रेस की अमरिंदर सरकार को घेरती रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको SC-BC की स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से उनकी डिग्रियां जो हैं वो कॉलेजेस में अभी तक स्टक हैं कई महीनों से। तो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, उनको लेके बात हो रही है और किसान ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का जो इशू है वो बिल्कुल सेंटर स्टेज पे है इस टाइम, उसको सेंटर स्टेज करके उसके इर्द गिर्द दूसरे मुद्दों को विपक्ष उठाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहा अखिलेश की जो गवर्नर हैं VP बदनौर, वो विधानसभा में आए थे, गवर्नर्स एड्रेस जो डे 1 होता है बजट सेशन का या किसी भी सेशन का, वो यहां करने आए थे। तो विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि जो अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में बिल पास किए थे वो अभी भी गवर्नर के पास ही है, ना वहां से कोई अप्रूवल मिला है, ना उसको रिजेक्ट किया गया है और तभी वो प्रेसिडेंट के पास जाता, तो वो यहीं अभी तक यहीं पे अटका हुआ है। तो सरकार जो है वो क्यों गवर्नर से उसके बारे में बात नहीं करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस गवर्नर के घर का घेराव करना चाह रही है, तो इसको कहीं ना कहीं डायबॉलिकल बताया विपक्ष ने कि एक तरफ अमरिंदर सिंह गवर्नर को रिसीव करते हैं असेंबली में आज, लेकिन उनसे किसी तरह का कोई वक्तव्य उन बिलों के बारे में नहीं होता, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि हम गवर्नर के घर का घेराव करेंगे। तो पूरी सियासत चल रही है। अगले 10 दिनों तक जो है ये बजट सेशन भी चलना है, जिसमें कई सरकार से सवाल जवाब किए जाएंगे और सरकार को उनके अचीवमेंट्स पर घेरने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा हम जिक्र कर रहे हैं तो एक के बाद एक लगातार ये विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। चंडीगढ़ की तस्वीरों के बाद हम आपको पटना की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर भी कुछ इसी तरह के दृश्य देखने में आए, जहां पर कि लेफ्ट पार्टियों ने आज नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। दरअसल CPI-ML के छात्र संगठन आइसा ने पटना के गांधी मैदान में यह प्रदर्शन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दों पर किया था। जब प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए तब आंसू गैस का सहारा भी लिया गया और कई पुलिसकर्मी तथा प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में घायल हुए। और आपको लिए चलते हैं असम, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा एक रैली को संबोधित कर रही हैं। लेकिन 5 सालों में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपके जो SHG ग्रुप हैं वो भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के शासनकाल में शुरू किए गए। इन ग्रुपों के जरिए आप सबने थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जमा किया और कमाया, और आज भाजपा सरकार की ये स्थिति है कि वे बड़े बड़े उद्योगपतियों के 50 हजार करोड़ तक कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्ज माफ नहीं करते, आपके लिए कुछ काम नहीं करते। चाय के बगान में भी मजदूरों की यही हालत है कि बहुत कम वेतन बढ़ाया गया है 5 सालों में। और आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो 365 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि आपके जीवन की स्थिति क्या है। आप संघर्ष कर रही हैं, खासतौर से महिलाओं को घर गृहस्थी का भी बोझ उठाना पड़ता है, साथ साथ मजदूरी भी करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है। आपके जीवन मुश्किल है, संघर्ष से भरे हुए हैं, लेकिन आप में सहानुभूति बहुत है और सहने की शक्ति बहुत है। लेकिन इस सहने की शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप जुल्म सहें। इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्म के सामने आप चुप रहें। आप सबको मालूम होगा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध इस देश में सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में हो रहे हैं।
इसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ये पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो जब आपके हाथों में शक्ति है, वो वोट की शक्ति है, ये सबसे बड़ी शक्ति है आपकी और सबसे बड़ी एक तरह से जिम्मेदारी भी है। इस शक्ति को आप पहचानिए और सोच समझ के इसका इस्तेमाल करिए। जो सरकार आती है सबसे पहले उसको आपकी संस्कृति के मुताबिक महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी संस्कृति में लिखा है, आपकी संस्कृति में हजारों सालों से आपने देखा है कि महिलाओं को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो जो सरकार आती है, जो राजनीतिक पार्टी आती है, उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आपको सशक्त करने से समाज सशक्त होता है। आपको मजबूत करेंगे तो आपके बच्चे मजबूत होंगे। आप अगर सही बातें समझेंगे, आपका अगर अच्छी तरह से उत्थान होगा तो आप भी अपने बच्चों को सही बातें सिखाएंगी और उनको भी आगे बढ़ा पाएंगी। इसीलिए जो चुनाव अभी हमारे सामने है वे खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जब आप वोट डालने जाएंगी तो अगर आप महाजोट को वोट देंगी तो आप अपने आप के लिए, अपने प्रदेश की मजबूती के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए वोट देंगी। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि 27 तारीख को आप भारी बहुमत से महाजोट को जिताएं, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं उनको समझने वाले नेता आगे आए जो आपकी। असम के बाद आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु, जहां पर कि राहुल गांधी एक रोड शो कर रहे हैं। कन्याकुमारी के कुजीतुरई में आयोजित इस रोड शो में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की वजह से राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी के रोड शो से, जो कि इस वक्त कन्याकुमारी के कुजीतुरई में हो रही है। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी छात्रों से, युवाओं से इंटरेक्शन कर रहे हैं इस दौरान, और कई उनकी जो तस्वीरें वो वायरल भी हुई हैं, जिसमें कि आज वो पुशअप करते हुए नजर आए थे। कुछ छात्रों से उन्होंने ये भी सवाल भी पूछे थे कि वो दौड़ते हैं तो उनको एक छात्र के पास जूते नहीं थे तो उन्होंने जूते देने का भी प्रॉमिस किया है। दिल्ली के आदर्श नगर में झपटमारी की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने ऐसे अपराधियों को पकड़ने का अभियान चला रखा है। पुलिस ने बंटी बबली नाम से मशहूर एक शख्स और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। बंटी बबली का असली नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा और सिमरन है। दोनों उत्तम नगर इलाके के रहने वाले हैं। दोनों अपना शौक पूरा करने के लिए झपटमारी की वारदातों को अंजाम देते हैं। हाल ही में विकासपुर मार्केट के पास जब इन दोनों ने बाइक से आकर एक महिला की चेन खींची और फरार हो गए तो पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त भी ये दोनों शिकार की तलाश कर रहे थे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। शनिवार को हमने देखा कि एक महिला की हत्या कर दी इस तरह के जो झपटमार थे, और अब ये बंटी बबली का मामला सामने आया है, तो पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक महिला की हत्या हुई और 2 बदमाश उस महिला से सोने की चेन छीन रहे थे, और चेन छीनने के दौरान सिमरन नाम की महिला के गले पर चाकू मार दिए थे और उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से कल से पुलिस लगातार इस तरह की कैंपेन चला रही है कि दिल्ली में जो इस तरह के स्नेचर हैं यानी झपटमार हैं उनके खिलाफ कैंपेन चलाकर उनको पकड़ा जाए। तो उसी कड़ी में आज जो विकासपुरी इलाका है दिल्ली का, वहां से सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिमरन, उसकी जो गर्लफ्रेंड सिमरन है, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। और पुलिस के मुताबिक ये दोनों बंटी बबली नाम से फेमस हैं और दोनों बाइक पर सवार होकर चलते थे और लगातार ये झपटमारी की वारदातों को ताबड़तोड़ अंजाम दे रहे थे। इनके खिलाफ एक महिला ने शिकायत की थी कि एक लड़की और एक लड़का बाइक पर सवार होकर आए और उसकी सोने की चेन छीन कर ले गए। इसके बाद पुलिस ने उस रूट पर जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी वहां के तमाम सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, जिसमें एक लड़का और लड़की दिखे, और उसके बाद पुलिस ने इन्हें ट्रैप लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। तो इनसे पूछताछ जारी है। लेकिन हम ये लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में झपटमारी की जो वारदातें वो लगातार हो रही हैं। साल 2020 में
8,000 से ज्यादा झपटमारी की वारदातें हुई हैं, जो कि 2019 की तुलना में काफी ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये जो इस तरह के लोग हैं जो स्नैचिंग करते हैं और खास तौर से स्ट्रीट क्राइम जो होता है उसमें उसको लेकर काफी सीरियस पुलिस जो है एक कैंपेन चला रही है और इस तरह के जो स्नैचर्स हैं उनको पकड़ने की मुहिम छेड़ रही है। जी शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जिस वारदात का जिक्र मुकेश कर रहे थे, दिल्ली के आदर्श नगर मर्डर का मामला है और पुलिस ने इसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई स्कूटी और चाकू बरामद कर लिया। दरअसल दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में शनिवार रात को स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें गोद में 2 साल के मासूम बच्चे को लेकर पैदल जा रही महिला सिमरन कौर से स्कूटी सवार बदमाशों ने चेन लूटने की कोशिश की थी। जब सिमरन ने बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने बेरहमी के साथ उनके गले पर चाकू से कई वार किए। उसके बाद स्कूटी पर बैठकर वहां से भाग गए। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। और दिल्ली में पिछले कई दिनों से अपराध की एक के बाद एक खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं छेड़ने से रोकने पर चाकू मारने की घटना, तो कहीं झपटमारी जैसी खबरें आ रही हैं। अब बाहरी दिल्ली के नांगलो इलाके से फायरिंग की खबर है। इस घटना में 32 साल के सलीम नाम के शख्स को 5 गोलियां मारी गईं। नांगलोई कैंप में हुई इस घटना के बाद से हत्या करने वाले बदमाश फरार हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। वहां अलीगढ़ के एक गांव में 16 साल की लड़की का शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की पशुओं का चारा लेने के लिए कल सुबह जंगल गई थी, लेकिन काफी देर बाद जब वापस नहीं आई तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। काफी देर बाद कल शाम को लड़की का शव जंगल से बरामद हुआ। परिवार ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 5 टीमें बनाकर जांच की जा रही है। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तो मौके पर डेड बॉडी में तो उन्होंने जांच में पता चला है लड़की लगभग 10-11 बजे का अपना घर से घास लेने के लिए खेती में निकला था और वापस 4-5 बजे तक नहीं आई थी। उसके बाद पूरा गांव लोगों ने सर्च किया है खेतियों में और बाद में पता चला लड़की की शव खेतों में पड़ा है और उसके बाद पुलिस को सूचना दिया। हम पुलिस टीम मौके पर तुरंत आ गए। हम लोग आने के बाद वो डेड बॉडी के पोस्टमार्टम करने के लिए हम भेज रहे हैं और साथ हमने 5 टीम गठित कर चुका हूं एक केस का वर्कआउट करने में और बाकी उनका परिवारजन से तारीख लेके आगे हम लोग एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्रवाई करेंगे।